नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान इतिहास में हम कछवाहा वंश पढ़ रहे थे और हमने मानसिंह कछवाहा को पूरा पढ़ लिया था। बेहतरीन ढंग से पढ़ा, एकदम समग्र अध्ययन किया। ठीक है। एक चीज़ मैं ज़रूर मिस कर गया था कि मानसिंह जो था उसका मकबरा जो है वो मानसिंह की छतरी जो है वो आमेर में बनी हुई है। ये चीज़ मैं कल उसमें छोड़ दिया था। वैसे ये कल्चर का भाग है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखना। ठीक है। तो विद्यार्थियों, हम मानसिंह कछवाहा के उत्तराधिकारियों को हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो मानसिंह के उत्तराधिकारियों में सबसे बड़ा नाम जो आता है, वैसे मानसिंह का उत्तराधिकारी भाव सिंह बना, जिसके काल की कोई जानकारी हमको बहुत अधिक नहीं मिलती। 1614 से और 1621 के दरमियान उसका शासनकाल रहा, और उसके बाद जो शासक बना वो मानसिंह का पौत्र माना जाता है, मिर्जा राजा जय सिंह। वो शासक बना। ठीक है। तो हम आज मिर्जा राजा जय सिंह को ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है। तो आइए हम मिर्जा राजा जय सिंह की हेडिंग डालते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है। यदि हम इसमें मिर्जा की उपाधि हटा दें तो इसको हम जय सिंह फर्स्ट भी लिखते हैं, है ना। जय सिंह फर्स्ट 1621 से और 1667 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। काफ़ी बड़ा कार्यकाल माना जाता है इनका। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे आज। सॉरी। तो मैं बताऊं विद्यार्थियों, मानसिंह कछवाहा की जब मृत्यु हुई 1614 में, तो उसके आ, 3 पुत्र तो मारे गए थे अफगान अभियान में। आपको पता होगा, जगत सिंह, दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह। लेकिन एक पुत्र था भाऊ सिंह, वो शासक बनता है। वो भी कमज़ोर शासक था, अयोग्य था, लेकिन कुछ एक साल शासन किया 1621 में। और फिर 1621 में जो है भाव सिंह की मृत्यु के बाद जो मानसिंह कछवाहा का बड़ा पुत्र था जगत सिंह, उसका बेटा था भाऊ सिंह या केहर सिंह। केहर सिंह का पुत्र था जय सिंह, वो शासक बनता है। ठीक है। जय सिंह शासक बनता है और फिर जय सिंह का कार्यकाल स्टार्ट होता है। और किस प्रकार से जय सिंह जो है 3 मुगल बादशाहों के समकालीन था। एक जहांगीर के समकालीन, फिर शाहजहां के समकालीन, और अंत में इसने औरंगजेब के समकालीन भी काम किया था। ठीक है। तो यहाँ तक की बात मैं थोड़ी सी लिख देता हूँ। फिर हम सॉरी, फिर हम औरंगजेब के सॉरी जहांगीर के समय इसने क्या काम किया वो लिखेंगे। फिर शाहजहां के समय क्या काम किया वो पढ़ेंगे। और फिर अंत में हम औरंगजेब के समय क्या काम किया वो पढ़ेंगे। ठीक है। इस प्रकार से हम मिर्जा राजा जय सिंह का एक समग्र अध्ययन कर लेंगे, और फिर इस टॉपिक को मिर्जा राजा जय सिंह को पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो चलो एक परिचय के रूप में हम यहाँ पे लिखना प्रारंभ करें, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मानसिंह कछवाहा की मृत्यु के बाद, कछवाहा मैं नहीं लिखूंगा, मानसिंह की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद उसका पुत्र, उसका पुत्र भाव सिंह शासक बना। ठीक है। भाव सिंह शासक बना। ठीक है। जो जो 1614 से 1621 ईस्वी तक शासक रहा, शासक रहा। ठीक है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद जय सिंह जय सिंह कछवाहा वंश का शासक बना। कछवाहा वंश का शासक बना, शासक बना, जिसने जिसने 3 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा, जिसने 3
मुगल शासकों 3 मुगल शासकों को अपनी सेवाएं दी, इस प्रकार से हम लिख देते हैं ना। 3 मुगल शासकों को अपनी सेवाएं दी, है ना। तो 3 मुगल शासक कौन कौन थे, तो इसमें मैं लिख सकता हूं जहांगीर, एक था हमारे शाहजहां, है ना, और एक आ जाएंगे हमारे औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे साथ, ठीक है। इसमें शाहजहां का कार्यकाल जो है सॉरी लगभग 1628 से और 1658 तक रहता है। इससे पहले जहांगीर का और उसके बाद औरंगजेब का, ना, इस प्रकार से आप जा सकते हैं, ठीक है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जहांगीर 1605 से और 1628 तक का रहेगा जहांगीर का, औरंगजेब का फिर 1658 से और जो है 1707 तक रहेगा, ये औरंगजेब का रहेगा, और ये जहांगीर का है, ये शाहजहां का है, ये इस प्रकार से इनके काल में रहेंगे। मिर्जा राजा जयसिंह का 21 से स्टार्ट होगा, तो जहांगीर का कार्यकाल रहेगा, जहांगीर का देखेंगे, शाहजहां का पूरा देखेंगे, और औरंगजेब के काल तक, औरंगजेब के काल के आरंभ के जो है 9-10 साल तक इन्होंने औरंगजेब की सेवा की, और 1667 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो दक्षिण भारत से लौटकर आ रहे होते हैं बुरहानपुर में। ये पूरी कहानी पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जहांगीर के समय, है ना, जहांगीर के काल में इन्होंने जहांगीर एवं जय सिंह, इस प्रकार से एक हेडिंग डाल देते हैं, और क्या क्या किया वो हम यहाँ पे करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं है, जहांगीर से संबंधित 2 अभियान छोटे छोटे थे, जहांगीर व जय सिंह, है ना, जहांगीर व जय सिंह। इसमें विद्यार्थियों मैं बताऊं आपको कि जहांगीर ने मिर्जा राजा जय सिंह को 3000 का मनसब दिया था, और 3000 जात और 1500 सवार दिया था, ठीक है, ये पूछ लेते हैं कई बार। इसके अलावा महावत जो एक दक्षिण का वो था सरदार था मलिक अंबर के विरुद्ध 1623 में इसको भेजा था, और उसके अलावा 1625 में दलेल खां के विरुद्ध भेजा था। बस जहांगीर ने इसको 2 अभियानों पर भेजा था, बस यही बात है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जहांगीर ने 3000 का मनसब जय सिंह को दिया, ठीक है, जय सिंह को दिया, ठीक है, 3000 का मनसब दिया था, 1500 सवार भी दिए थे ना, 1500 सवार भी दिए थे, ठीक है। जात व सवार क्या होता है, जब मुगल में पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा। सॉरी, जय सिंह को, ओहो जय सिंह लिखना नहीं आ रहा, क्या खाक पढ़ाएगा ये, बात लंबी लंबी करता है ना, आप भी सोच रहे होंगे। जय सिंह को 1623 ईस्वी में मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा, मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा, ठीक है, मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा, और 1623 में, सॉरी 1625 ईस्वी में जय सिंह को दलेल खां के विरुद्ध भेजा, ठीक है, दलेल खां के विरुद्ध भेजा, ठीक है, दलेल खां के विरुद्ध भेजा। जहांगीर के संबंध में बस इतना ही है, बस इससे ज़्यादा नहीं है, 1627 तक का ही मामला है,
उसके बाद 1628 से तो शाहजहां का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखें अगला, शाहजहां के शासनकाल, है ना, मतलब शाहजहां व जय सिंह, ये हेडिंग डाल देते हैं हम यहाँ पे, है ना, शाहजहां व जय सिंह। ठीक है, शाहजहां व जय सिंह। तो शाहजहां व जय सिंह में मैं बताऊं आपको, शाहजहां ने इसको आरंभ में 4000 का मनसब दिया और कई अभियानों पर भेजा। जैसे 1629 में इसने उत्तर पश्चिम अभियान पर भेजा, सॉरी, उत्तर पश्चिम अभियान पर भेजा। 1629 में जो थे उज़्बेकों के विरुद्ध भेजा। ठीक है, इसके अलावा जो है महावन के जाटों के विरुद्ध भी भेजा, महावन के जाटों के विरुद्ध भेजा। इसके बाद 1630 में इन्होंने शाहजहां ने जय सिंह को दक्षिण भारत में भेजा था। खान ए जहां लोदी एक अफगानी था, उसके विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, 1630 में भेजा और 1634 में शाह शुजा के विरुद्ध भेजा। इन सभी में जय सिंह को लगातार सफलता मिली, जिसके चलते शाहजहां ने जय सिंह को जय सिंह का जो मनसब था वो 4000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया था। ठीक है, तो इन बातों को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में जब हम शाहजहां पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी जय सिंह से संबंधित इतना ही करना है कि जय सिंह को शाहजहां ने क्या क्या कुछ विशेष जो किया वही हम पढ़ेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4000 का मनसब दिया। ठीक है, 4000 का मनसब दिया। आपको पता है मनसब कौन देगा? जय सिंह, शाहजहां देगा जय सिंह को। कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको भी मिटाई देता हूँ। ठीक है, आप खुद समझदार हो। भेजा कहाँ? देखो, अभियान पर भेजा, अभियान पर भेजा, अभियान पर भेजा। तो कहाँ कहाँ भेजा अभियान पर? पहला मैं यदि लिखना चाहूँ तो 1629 ईस्वी में, 1629 ईस्वी में उज़्बेकों के विरुद्ध, उज़्बेकों, सॉरी, उज़्बेक भी लिखना नहीं आ रहा है आज, तो पता नहीं क्या होगा। उज़्बेकों के विरुद्ध उत्तर पश्चिम की ओर भेजा, उत्तर पश्चिम की ओर भेजा। ठीक है, उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम में, है ना। मान लो ये हमारा भारत है, तो इस वाले क्षेत्र में भेजा था ना, इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र हो गया, है ना, इस वाले क्षेत्र में भेजा था। मैं इसको मिटा देता हूँ, बस मैंने हल्का सा एक संकेत किया है आपको बस। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, उत्तर पश्चिम की ओर भेजा था उज़्बेकों के विरुद्ध। ठीक है, नंबर 2, ये जय मुझे लगता है आधा ही आएगा, उज़्बेकों, ये ठीक ही होगा मेरे मेरे हिसाब से। इसके अलावा महावन के जाटों के विरुद्ध भेजा, है ना, महावन के जाटों के विरुद्ध भेजा, है ना, महावन के जाटों के विरुद्ध भेजा। नंबर 3 में बात करूं तो खाने जहां लोदी के विरुद्ध भेजा, दक्षिण में, है ना, अफगान विद्रोही खाने जहां लोदी, ऐसे हम लिखते हैं, अफगान विद्रोही खान ए जहां लोदी के विरुद्ध, सॉरी
1630 में दक्षिण भारत भेजा, ठीक है। और चौथा मैं लिखता हूँ 1634 ईस्वी में, 1634 ईस्वी में भेजा सूजा के विरुद्ध, शाह सूजा या सूजा के विरुद्ध भेजा, ठीक है, सूजा के विरुद्ध भेजा, ठीक है, सूजा के विरुद्ध भेजा, ठीक है। तो इन चारों अभियानों के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इधर कि उक्त चारों अभियानों के बाद शाहजहां ने जयसिंह का मनसब 4000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया था, ठीक है। मैं अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करता हूँ, तो आप इसके नीचे लिखना, ठीक है, आप इसके नीचे लिखना। मैं तो इधर जगह, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि उक्त अभियानों में उक्त अभियानों में सफलता के कारण शाहजहां ने जयसिंह का मनसब बढ़ाकर 5000 कर दिया, 5000 कर दिया, ठीक है। कितना कर दिया? मनसब 5000 कर दिया, ठीक है, 5000 का मनसब कर दिया था, सॉरी। तो ये 5000 का मनसब था, शाहजहां ने दिया था, ठीक है। आप इसको उतारे विद्यार्थियों, तब तक मैं इसको मिटाता हूं और हम आते हैं अगली स्लाइड पे। अब आगे के अभियान हम देखेंगे। शाहजहां अब इसको दक्षिण भारत में भेजेगा, बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध भेजेगा 1636 में, ठीक है। वहाँ पे भी यह शाहजहां स्वयं भी जाता है, शाहजहां के साथ में जाता है मिर्जा राजा जयसिंह, लेकिन लड़ाई लड़े बिना ही जयसिंह गोलकुंडा और बीजापुर के शासकों को संधि करवाने के लिए और तैयार कर लेता है, राजी कर लेता है। इस कारण शाहजहां जयसिंह को अजमेर और चाकसू के परगने दे देता है, ठीक है। इसके बाद 1637 में उत्तर पश्चिम अभियान पर वापस भेजा जाता है, काबुल को जीतने के लिए। काबुल कंधार वाले क्षेत्रों में भेजा जाता है जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देकर। तो ध्यान रखना 1637 में मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को जो दी वो शाहजहां ने दी। कब दी? उत्तर पश्चिम अभियान पर जब इसको भेजा गया था शाह सूजा के साथ, तब इसको काबुल कंधार अभियान पर जब भेजा गया था शाह सूजा के साथ, तब यह उपाधि दी गई थी, ठीक है। 1639 में इन्होंने कंधार को जीता, लेकिन 1648 में कंधार वापस मुगलों के हाथों से छिन गया, जिस पर कभी भी मुगल अधिकार पुनः कर नहीं पाए। बस लेकिन अभियान जरूर भेजते रहे शाहजहां ने ही, और जयसिंह के नेतृत्व में 1651 में पुनः अभियान भेजा उत्तर पश्चिम में, लेकिन कंधार को फिर भी ये लोग नहीं जीत पाए। उसके बाद जयसिंह को काबुल की सूबेदारी के रूप में लगभग 1653 तक वहाँ पे बनाए रखा, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह कंधार को नहीं जीत पाया। तो जयसिंह की कहानी तो यहीं रुक जाती है कंधार को जीतने को लेकर। लेकिन शाहजहां जो है दारा सिकोह के नेतृत्व में एक और अभियान 1653 में करता है कंधार को जीतने के लिए, और दारा सिकोह भी बड़ी बड़ी डींगे हाँक के जाता है कि जो काम कोई भी नहीं कर सका उसको मैं करके दिखलाऊंगा और मैं 7 दिन के भीतर कंधार को जीत लूँगा। लेकिन यह कई महीनों तक और कंधार का घेरा डाले रहता है, लेकिन इसको कोई सफलता नहीं मिलती, तब यह वापस लौट आता है। तो ये सारी बात तो हम जब मुगल पढ़ेंगे और जब शाहजहां पे आएंगे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम चूँकि मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ रहे हैं तो उन बातों का यहाँ पे उल्लेख कर पाना मुनासिब प्रतीत नहीं होता, इसलिए मैं वही बात यहाँ पे लिखाऊंगा जो मिर्जा राजा जयसिंह को रिलेट करती हैं, ठीक है।
तो आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा के और जो बातें मैंने अभी बोल के सुनाई हैं वो सारी बात मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको देखो, पूरी कहानी फॉर्मेट में यदि सुनोगे ना तो सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। और यदि कहानी को नहीं सुनोगे गौर से, केवल लिखने पे फोकस रखोगे तो भी काम नहीं बनेगा, और केवल सुनने पर फोकस रखोगे, लिखोगे नहीं तो भी काम नहीं बनेगा। क्योंकि लिखने से आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं, और केवल एक बार सुनने मात्र से चीज़ें रिकवर जो है हो नहीं पाती हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आइए हम पढ़ते हैं आगे। सॉरी, 1636 में, 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ जय सिंह गोलकुंडा व बीजापुर अभियान करता है, मगर बिना लड़े ही ये जो है संधि करने के लिए उनको तैयार कर लेता है ना। सॉरी, जय सिंह गोलकुंडा व बीजापुर के शासकों को संधि हेतु तैयार कर लेता है, ठीक है। संधि हेतु जब तैयार कर लेता है तो शाहजहां खुश होकर इसको अजमेर व चाकसू के परगने दे देता है, ठीक है। इस खुशी में शाहजहां जय सिंह को अजमेर व चाकसू के परगने दे देता है, ठीक है। अजमेर व चाकसू के परगने दे देता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना किस खुशी में दिए थे, कौन से परगने दिए थे, ये पूछ लेते हैं अक्सर, ठीक है। तो आपको ये दोनों परगने ध्यान रखने हैं, अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अगले अभियान की ओर, जो मैंने अभी बोल के सुनाई दिया है, बार बार सुनाऊंगा नहीं, सीधा मैं लिख ही देता हूँ। सॉरी, आप भी कह रहे होंगे सर क्या लगातार खांसते हो। दरअसल ये चलती है तो मैं क्या करूं, इसका भी सम्मान करना पड़ता है ना। लेकिन इसका सम्मान भी करेंगे और समाधान भी करेंगे, ठीक है। 1637 ईस्वी में 1637 ईस्वी में शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि देकर सॉरी, शाहसूजा के साथ उत्तर पश्चिम अभियान, जिसको हम कौन सा अभियान भी कहते हैं, काबुल कंधार अभियान भी बोल सकते हैं, काबुल कंधार अभियान, ठीक है, पर भेजा, ठीक है।
किसके साथ भेजा, कब भेजा, और मिर्ज़ा राजा की उपाधि कब दी, ये सारी बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान रखना। मिर्ज़ा राजा को ध्यान रखना कि मिर्ज़ा राजा की उपाधि कब दी और कौन से अभियान में दी, किसके साथ भेजा गया था। काबुल कंधार अभियान पूछे या इसमें से कोई एक आएगा, उत्तर पश्चिम अभियान या काबुल कंधार अभियान। ये सन भी पूछते हैं, 1637 ईस्वी, ये भी ध्यान रखनी है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे जाते हैं और 1639 में ये इसको जीत भी लेते हैं, कंधार को, है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 1639 ईस्वी में जय सिंह कंधार जीत लेता है, कंधार को जीत लेता है, मगर 1648 ईस्वी में कंधार मुगलों के पास से हमेशा के लिए निकल जाता है। ठीक है, सॉरी। कंधार जो है, ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है कि कंधार मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए कब निकला, तो 1648 में निकला था। ठीक है, या ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि कंधार को मुगलों ने अंतिम बार कब जीता, तो 1639 में जीता, सॉरी। ठीक है, 1639 में जीता और 48 में वापस निकल गया, उसके बाद कभी हाथ नहीं आया। ठीक है, वैसे 1651 में एक और अभियान भेजा गया सुलेमान सिको व जयसिंह के साथ। ठीक है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद दारा सिको को भेजा गया था, लेकिन दारा सिको की बात हम यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि दारा सिको को जब भेजा गया तब जयसिंह को बुला लिया गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1651 ईस्वी में जयसिंह को सुलेमान सिको औरंगजेब का पुत्र था ये, सुलेमान सिको के साथ पुनः कंधार जीतने भेजा, सॉरी, मगर सफलता नहीं मिली। ठीक है, वैसे 1653 तक काबुल का सूबेदार बना रहा था जय सिंह, है ना। ठीक है, 1653 तक काबुल का सूबेदार जय सिंह बना रहा था। ठीक है, इनको सूबेदार बना करके ही भेजा गया था वहां पे, और जो सुलेमान सिको और जय सिंह दोनों संयुक्त रूप से काबुल के सूबेदार थे। ठीक है, 53 में इनको वापस बुला लिया 1653 में, और 1653 में भेजा जाएगा दारा सिको को, लेकिन दारा सिको भी असफल रहा था। चलो मैं यहाँ पे लगे हाथ लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1653 ईस्वी में शाहजहां ने कंधार जीतने हेतु दारा सिकोह को भेजा, मगर असफल रहा।
असफल रहा। ठीक है। सुलेमान सिको मैंने अभी शायद बोला कि ये औरंगजेब का पुत्र था, लेकिन औरंगजेब का पुत्र नहीं था, ये संभवतः औरंगजेब का भाई ही था। ठीक है, आप देख लेना, दारा सिको और सुलेमान सिको दोनों संभवतः औरंगजेब के भाई थे। हाँ, आप देख लेना, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो ये था मिर्जा राजा जयसिंह का शाहजहां के साथ संबंध। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे की बताया आपको। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, शाहजहां का जब अंतिम काल चल रहा था जीवन का, एक तरीके से बुढ़ापा था और बीमार भी रहने लगा था, तो 1658 में उत्तराधिकारी युद्ध लड़े गए 5, है ना। इसमें बहादुरगढ़, धर्मत, सामूगढ़ और जो है एक लड़ा गया था खजुआ और एक था देवराई। ये 5 युद्ध लड़े गए थे। 5 युद्धों में इसकी जयसिंह की स्थिति अलग अलग थी। देखो, मैं यहाँ पे करवाना चाहूंगा उसको भी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा शाहजहां के जीवन के अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में, शाहजहां के जीवन के अंतिम समय में उत्तराधिकारी युद्ध हुए। उत्तराधिकारी युद्ध हुए। ये बात मैं करवा चुका हूं आपको। शायद मैंने जो जसवंत सिंह पढ़ाया था उस वाली क्लास में करवाया था ना। जसवंत सिंह भी इन युद्धों में शामिल था। सॉरी, उत्तराधिकारी युद्ध हुए जिसमें जयसिंह की निम्न स्थिति थी। जयसिंह की निम्न स्थिति थी। ठीक, तो देखे 5 युद्ध जो लड़े गए थे, इसमें मैं यहाँ पे क्रम से लिख रहा हूँ। पहला युद्ध जो था वो था बहादुरगढ़ का, दूसरा था धर्मत, तीसरा था सामूगढ़। ठीक है, तीसरा था सामूगढ़। ये 3 युद्धों में तो औरंगजेब के विपक्ष में काम किया। ठीक है, 3 युद्धों में औरंगजेब के विपक्ष में काम किया ना। औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना का साथ दिया। ठीक है, इन 3 युद्धों में जो बहादुरगढ़, धर्मत और सामूगढ़ 3 युद्ध हुए, इसमें तो औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना का साथ दिया था जयसिंह ने। लेकिन सामूगढ़ के युद्ध में जब औरंगजेब की विजय हुई और औरंगजेब ने अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर दिया, तो इसने सोचा कि यार औरंगजेब से हम यदि औरंगजेब के विरुद्ध लड़ेंगे तो चूंकि औरंगजेब अब मुगल बादशाह बनेगा, और उस समय मुगल बादशाह की चलती थी, ये लोग मुगल बादशाह के अधीन थे, मुगलों के सामंत थे एक तरीके से। तो फिर ये जो है औरंगजेब के पक्ष में जाके और अगले 2 युद्ध लड़ेगा, खजुआ का और देवराई का। ठीक है, तो इसके बाद जो 2 युद्ध लड़े जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखूं खजुआ और एक है देवराई। खजुआ व देवराई, इन दोनों में शाही सेना के विरुद्ध औरंगजेब का साथ दिया ना, औरंगजेब का साथ दिया। ठीक है, आप ये औरंगजेब लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। इन दोनों युद्धों में शाही सेना के विरुद्ध औरंगजेब का साथ दिया था। ठीक है, तो ये था उत्तराधिकारी युद्ध का मामला, जो यहाँ पे जयसिंह के बीच में शाहजहां के उत्तराधिकारियों के बाद फंसा था। ठीक है, और इनमें जयसिंह की क्या स्थिति रही ये हमने देख लिए, है ना। बहादुरगढ़, धर्मत और सामूगढ़, इन 3 युद्धों में तो मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना का पक्ष लिया, और शाही सेना का नेतृत्व वहां पे कौन कर रहा था? दारा सिको कर रहा था। कौन सा वाला?
यहाँ पे मैंने लिखाया है ये दारा शिकोह है ना, दारा शिकोह शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था। और इन दोनों युद्धों में, खजुआ व देवराई युद्धों में शाही सेना के विरुद्ध, यानी कि अब शाही सेना के विरुद्ध हो गया था जय सिंह, और किसका साथ दिया, औरंगजेब का साथ दिया था। ठीक है, तो इसको आप उतारें विद्यार्थियों। और अब मैं जो है अगली स्लाइड पे आता हूँ। ठीक है, इसको उतार के आप उतार लो, मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ। किस प्रकार से अब जो है औरंगजेब शासक बन जाता है, तो औरंगजेब का और शाहजहां के साथ, सॉरी, औरंगजेब का जय सिंह के साथ क्या संबंध रहता है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आप इसको उतारें। ठीक है, आपको ये पूरी कहानी बढ़िया से समझ में आ रही होगी, और जब हम मध्यकाल पढ़ेंगे ना तब ये और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, और डिटेल में जाऊंगा मैं वहां पे, और सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। वैसे तो मैं क्लियर यहाँ पे कर ही रहा हूँ, कुछ चीजें जो बिल्कुल भी राजस्थान के इतिहास को रिलेट नहीं करती उन्हीं को ही मैं मिस कर रहा हूँ, वरना जो थोड़ी बहुत भी करती हैं उनको भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। लिखता नहीं हूँ तो मैं बोल के जरूर सुनाता हूँ आपको, है ना, ताकि आपका जो है एक 360 डिग्री अध्ययन आपका तैयार हो सके। ठीक है, तो अब हेडिंग डालते हैं औरंगजेब व जय सिंह। औरंगजेब, औरंगजेब व जय सिंह। ठीक है, औरंगजेब व जय सिंह। सॉरी, देखो, औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को प्रारंभ से ही और 7,000 का मनसब दिया था, है ना, 7,000 का मनसब दिया सीधा ही, और 7,000 का मनसब देकर इसे दक्षिण भारत भेज दिया। सॉरी, दक्षिण भारत में इसको एक तो जो बीजापुर के शासक थे उनके विरुद्ध भेजा, और एक शिवाजी के विरुद्ध भी भेजा, है ना, शिवाजी के विरुद्ध भेजा। तो आदिल शाही सुल्तानों के विरुद्ध तो इसने, कहते हैं कि बड़ी तूफानी लड़ाई लड़ी और कुछ सफलता मिली। शिवाजी को मिर्जा राजा जय सिंह ने, आपको पता है, पुरंदर के दुर्ग में घेरा, और 11 जून 1665 को शिवाजी को पुरंदर की संधि जय सिंह के साथ करनी पड़ी विवश होकर, और उसमें अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंपने पड़े, शिवाजी ने दिए थे मुगलों को, है ना। तो बड़ी अपमानजनक संधि थी एक तरीके से। उसके बाद, उस संधि के बाद जय सिंह शिवाजी को मुगल दरबार में भी उपस्थित करवाते हैं औरंगजेब के समक्ष, और जब औरंगजेब ने देखा शिवाजी को तो उसने कहा, शिवाजी बड़ी छोटे कद के, छोटी कद काठी के थे, लेकिन मुगलों की नाक में दम कर रखा था शिवाजी ने, पकड़ में नहीं आ रहा था किसी को, बड़ी मुश्किल जय सिंह ने उसको पकड़ा था, बड़ी चतुराई से पकड़ा था। तब उसको देख के और औरंगजेब ने कहा, पहाड़ी चूहा कहा था कि ये चूहा आपको पकड़ में नहीं आ रहा था, पहाड़ों में घूम रहा था, बताइए, मतलब चूहा का बहुत छोटे कद काटे होने के कारण, है ना। और फिर ये वाली बात जो थी वो शिवाजी को शाल गई, और शिवाजी वहां से भग आते हैं। वो सारी कहानी तो हम औरंगजेब में ही पढ़ेंगे, उसमें जय सिंह का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है आदिल शाही शासकों के विरुद्ध जब औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा, तो वहां पे ये जो है पराजित हुए, सफल नहीं हुए, और जय सिंह को वापस बुला लिया गया। और जब जय सिंह वापस आ रहे थे तो वापस आते समय बुरहानपुर में 1667 में, और इनकी मृत्यु हो जाती है। बस ये कहानी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए, औरंगजेब ने जय सिंह को 7,000 का मनसब प्रदान किया, ठीक है, 7,000 का मनसब प्रदान किया, तथा दक्षिण भारत में दक्षिण अभियान पर भेजा, ठीक है, कहाँ भेजा, दक्षिण अभियान पर
भेजा। ठीक है, तो पहला जो अभियान था वो था शिवाजी के विरुद्ध। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूं शिवाजी के विरुद्ध अभियान। एक नंबर पे मैं लिख देता हूं शिवाजी के विरुद्ध अभियान। ठीक है, शिवाजी के विरुद्ध अभियान सॉरी 1665 का ये अभियान था। हाँ, 1665 का ये अभियान था। और कहते हैं कि शिवाजी को जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग में घेरा और संधि करने के लिए मजबूर किया। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में हम इस वाली संधि को, पुरंदर की संधि को जब शिवाजी पढ़ेंगे तो शिवाजी में हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखाऊंगा कि जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर के दुर्ग में घेर लिया तथा संधि हेतु विवश किया। वे, ये डेट ध्यान रखना, 11 जून 1665 ईस्वी को 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी व जयसिंह के मध्य, ये मिर्जा राजा जयसिंह है ना, अपन वहां पे लिखे रखा है, जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि होती है। ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों, पुरंदर की एक संधि 1775 में और होती है। ठीक है, वो अंग्रेजों के साथ की थी मराठों ने। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक मराठा सरदार थे राघोबा ने और अंग्रेजों के साथ वो संधि की थी। ठीक है, पुरंदर की संधि एक और होगी 1775 में, ध्यान रखना। तो ये था। इसके अलावा और क्या किया इसने? शिवाजी को जय सिंह औरंगजेब के समक्ष मुगल दरबार में भी प्रस्तुत करते हैं। औरंगजेब के समक्ष मुगल दरबार में भी प्रस्तुत करते हैं। मुगल दरबार में भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से किस प्रकार से वो भागते हैं, जयपुर भवन में इनको कैद किया जाता है, वहाँ से फिर ये भाग आते हैं, अपने एक हमशक्ल एक व्यक्ति रहता है उसको छोड़कर, है ना, और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो कहानी हम शिवाजी में पढ़ेंगे, जयसिंह में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरा अभियान जो इसका होगा दक्षिण में, वो होगा जो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान थे उनके विरुद्ध। ठीक है, दूसरा अभियान जो होगा बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों के विरुद्ध। ठीक है, बीजापुर के आदिल शाही शासकों के विरुद्ध। ठीक है, तो एक ये अभियान भी हुआ, लेकिन कहते हैं कि इस अभियान में तूफानी लड़ाई इसने लड़ी जयसिंह ने, लेकिन अंतिम रूप से हम इसमें कहते हैं कि जयसिंह पूर्ण रूप से असफल इसमें हुआ था, और इस असफलता के कारण औरंगजेब ने इसको वापस बुला लिया। लेकिन जब आ रहा था दक्षिण भारत से, तो 1667 में बुरहानपुर में ही और जयसिंह का देहावसान हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
मैं सीधा ही लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा हम शब्दों में नहीं घूमे नहीं फंसेंगे। यह अभियान पूर्ण रूप से असफल हुआ था, पूर्ण रूप से असफल रहा था, असफल रहा था। इस कारण जयसिंह को इस कारण जयसिंह को पुनः बुला लिया गया, बुला लिया गया। इस कारण जयसिंह को पुनः बुला लिया गया। वापस लौटते वक्त 1667 ईस्वी में जयसिंह की बुरहानपुर में मृत्यु हो जाती है, बुरहानपुर में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये सॉरी ये सन 1667 आपको याद रखनी है, और ये स्थान भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये स्थान विशेष रूप से याद रखना है। पूछ लेते हैं बहुत बार कि जयसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बुरहानपुर में हुई थी। ठीक है, तो मिर्जा राजा जयसिंह हमारे यहाँ पे पूरे होते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि जयसिंह का जो राजनीतिक इतिहास है वो यहाँ पे पूरा होता है। अब कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियाँ इसकी हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियों में खैर हम ज़्यादा नहीं फंसेंगे, इसके दरबारी विद्वानों को हम जान लेते हैं, बाकी हम ज़्यादा इसमें फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, और इसके जो दरबारी विद्वान थे उनके बारे में मैं कुछ बात यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ताकि आपका कोई सवाल जो है किसी प्रकार का गलत नहीं हो। ठीक है, तो एक कवि इनके दरबार में थे बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। बड़े कमाल के कवि थे, बड़े कमाल की लेखनी चलाते थे, ब्रज भाषा के कवि थे, और उन्होंने जो है बिहारी सतसई की रचना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जयसिंह के दरबारी विद्वान, जयसिंह के दरबारी विद्वान। ठीक है, जयसिंह के दरबारी विद्वान में हम पहला नाम लिख सकते हैं यहाँ पे बिहारी चौबे, बिहारी है ना, बिहारी या बिहारी चौबे भी नाम मिलता है सॉरी, ये राजकवि थे जयसिंह के, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे ये जयसिंह के राजकवि थे। ठीक है, इन्होंने ब्रज भाषा में बिहारी सतसई की रचना की थी। ठीक है, बिहारी सतसई की रचना की थी। बड़े कमाल के कवि थे, इनकी रचना आप पढ़ोगे तो गदगद हो जाओगे बिल्कुल। मैंने इनका एक ही दोहा पढ़ा और उस दोहे ने एकदम चकित कर दिया। दरअसल चकित करेंगे क्यों नहीं, इनकी लेखनी बड़ी कमाल की थी। और औरंगजेब सॉरी शाहजहां जो था, शाहजहां बड़ा मुरीद था बिहारी का, और सॉरी शाहजहां क्या, जयसिंह जो है शाहजहां के समय में भी तो ये रहा था ना, शाहजहां जो है इसी समय शाहजहां था, तो ये शाहजहां के समय में भी था ना। और जयसिंह जो था बड़ा मुरीद था बिहारी का, और एक एक दोहे पर जयसिंह इसको सोने की एक मुद्रा देता था। इतना कमाल का ये दोहा इसका होता था। तो मैं ये बात यहाँ पे लिखूंगा कि जयसिंह इन्हें
एक एक दोहे पर, एक एक दोहे पर सोने की मुद्रा देता था, सोने की मुद्रा देता था। ठीक है, एक एक दोहे पर सोने की मुद्रा देता था। इतनी कमाल की रचना हुआ करती थी। मैं आपको एक रचना इनकी सुनाना चाहूंगा। एक रचना तो क्या, केवल एक दोहा सुनाना चाहूंगा। आप बिल्कुल कहोगे कि वास्तव में प्रेम रस का और इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। किस प्रकार से एक लव स्टोरी प्रारंभ होती है, वो कहानी इन्होंने एक ही दोहे में बड़ी गजब तरीके से बताई। केवल एक ही दोहे में कमाल किया इन्होंने। और जो कॉलेज और कंपटीशन एग्जाम वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको अधिकतर वो दोहा पसंद आता है, क्योंकि उस उम्र का मामला है ना। तो बिहारी जी ने क्या लिखा, एक दोहा लिखा, कहत नटत रींजत खींजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैन नहीं सो बात। आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। देखो कहा क्या है, टाइम देखूं कितना हो गया, क्लास का टाइम तो नहीं हो गया कहीं, 1 बजा है, रात के 1 बज रहे हैं, अभी क्लास चल रही है रात के 1 बजे। चलो क्लास का टाइम हो गया है, वैसे मैं बता देता हूँ। देखो क्या लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोहा क्या लिखा। देखो बिहारी जी ने दोहा क्या लिखा, दोहा आपको तभी समझ में आएगा। कहत नटत, कहत नटत, कहत नटत रींझत खींजत, रींझत खींजत मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत, मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करतु हैं सॉरी, भरे भौन में करतु है, करतु है नैनो ही सब बात, नैनो ही सब बात। मतलब एक भारी भरकम भीड़ है ना। इसमें बताना चाह रहे हैं एक ऐसी स्थिति थी, बड़ा गौर से सुनना, एक लव स्टोरी है, उसका प्रारंभ कैसे होता है। देखो एक प्रोग्राम था, आप एक कल्पना कीजिए, एक प्रोग्राम है, एक बड़ा भवन है जिसके अंदर वो कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें गजब की भीड़ है, भारी भरकम भीड़ है, इधर उधर लोग ही लोग हैं। उस भीड़ में एक नौजवान लड़का और एक नौजवान लड़की भी आए हुए हैं। ठीक है, अब उस भारी भरकम भीड़ में उन दोनों की नजरें मिलती हैं, लड़के की और लड़का की। ठीक है, उन दोनों की जैसे ही नजरें मिली तो लड़के ने कहा, मतलब लड़के ने अपने प्रेम का इजहार किया लड़की से कि कहत, यानी कि लड़के ने कहा कि मतलब अपने प्रेम का इजहार किया, कहत। उधर से जवाब आया नटत, लड़की ने ना कर दिया, ना भाई नटत। रिंजत, लड़का रिंज गया, क्योंकि लड़के ने, लड़के के लिए लड़की की हाँ, लड़के के लिए ना होती है, जबकि लड़की की ना लड़के के लिए हाँ होती है। ऐसा बिहारी जी का मानना है, मेरा मानना नहीं है, और ना ही मेरा ऐसा कोई प्रत्यक्ष अनुभव रहा है। ठीक है, लेकिन बिहारी जी ऐसा मानते हैं कि लड़की ने यदि ना किया है इसका मतलब हाँ होता है, और उस लड़के ने हाँ समझा। देखो कहते, लड़के ने अपने प्यार का इजहार किया, नटत, लड़की ने मना कर दिया कि ना भाई ना, मुझे मेरा काम करने दो। ठीक है, लड़का रिंझत, लड़का रिंझ गया लड़की पे, मतलब फिदा हो गया। ठीक है, खींचत, लड़की ने देखा यार मेरे मना करने के बावजूद भी ये रिंझ रहा है, फिदा हो रहा है, तो लड़की खींच गई कि यार कैसा आदमी है। और उस जो अभी देखो ये नजरों से बातें हो रही हैं, केवल नजरें मिली हैं, नजरों ही नजरों में बात हो रही है। लड़की खींच गई, खींचत का मतलब लड़की खींच गई और उसकी तरफ से नजरें चुरा ली उसने। अब लड़के को नहीं देख रही लड़की, लेकिन खींचत, मिलत, फिर लड़की ने काफी देर बाद में सोचा, मतलब कुछ एक सेकंड ही गुजरे होंगे, फिर उसने देखा कि देखे अभी भी देख रहा है क्या, तो लड़की ऐसे थी, फिर ऐसे देखा, हाँ देख रहा है, फिर वापस गर्दन घुमा ली, फिर थोड़ी देर बाद फिर देखा कि देखे अभी भी देख रहा है क्या, फिर देखा
लड़का तो एकटक देख रहा था, बिना पलक झपके देख रहा था, लेकिन लड़की देखे और फिर घूम जाए, देखे फिर घूम जाए, है ना। तो देखो मिलत यानी कि फिर लड़की ने जब बार बार उसको देखा तो लड़का एकटक देख रहा था, तो लड़की भी फिर उसको लगातार देखने लगी, ठीक है। मिलत, है ना। फिर खिलत, जब लड़की लगातार देखने लगी तो लड़का उसको देख के हंस गया और लड़की भी हंस गई। मिलत खिलत, खिलत मतलब दोनों हंस गए, आंखें मिलाई और फिर दोनों हंस गए, मिलत खिलत लजियात। और जब लगातार हंसे तो लड़की को शर्म आई और अपनी गर्दन झुका के और शर्माने लगी। लजियात मतलब शर्मा गई, ठीक है। और इस प्रकार से भरे भवन में करतु हैं, इस प्रकार उस भरे भवन में जिसमें एकदम खचाखच आदमियां भरे लोग लुगाई भरे हुए थे, भरे भवन में करतु है नैनो ही सब बात, मतलब आंखों ही आंखों में इतनी सारी बातें वो करते हैं। और किस प्रकार से अपनी जो लव स्टोरी है उसको प्रारंभ करते हैं। तो ये कहानी इस प्रकार से बिहारी जी ने जो बिहारी सतसई है उसमें लिखा है ना। आप समझ गए होंगे, कहत नटत रींजत कींजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करतु हैं नैनन ही सौ बात। ऐसा दोहा बिहारी जी ने लिखा, ठीक है। तो इससे आगे की कहानी मैंने अपने शब्दों में पिरोई है, आपको अच्छी लगेगी। मैं आपको गजल के रूप में सुनाना चाहूंगा। जब वो कार्यक्रम खत्म हुआ, वो लड़की अपने घर गई, लड़का अपने घर गया, तो फिर लड़का उस लड़की के बारे में सोच रहा है। यहां से प्रारंभ होती है मेरी गजल। अब आप सुने, लड़का उसके बारे में सोच रहा है। लड़का कह रहा है कि आजकल दिखते हैं अपने सपने में, मतलब वो लड़की सपने में दिख रही है ना। अपने शब्द उस लड़की के लिए आया है ना। आजकल दिखते हैं अपने सपने में, हम करते हैं साकार सपने सपने में। लड़का सोच रहा है कि आजकल दिखते हैं अपने सपने में, हम करते हैं साकार सपने सपने में। और इससे आगे क्या कहता है देखो, एक ही तो सपना था बस उसे निहारते रहें। लड़का सोच रहा है कि बस एक ही तो सपना था, बस उसे निहारते रहें, उसे निहारते हैं सपने में। आगे क्या कह रहा है, पता नहीं क्यों आजकल वो हमसे मिलने तो नहीं आते, पता नहीं क्यों आजकल वो हमसे मिलने तो नहीं आते, पर हम उन्हें देख ही लेते हैं सपने में, है ना। और आगे क्या सोचता है, कौन कहता है हम आपसे मिलने नहीं आ सकते। लड़का कह रहा है ना लड़की से कि कौन कहता है कि हम आपसे मिलने नहीं आ सकते, आप इजाजत तो दो मैं भी आऊं आपके सपने में। तो ये मेरी गजल थी, जो मैंने इसी कहानी को आगे थोड़ा बढ़ाया है, और भी आगे बढ़ाया हुआ है लेकिन पूरे नहीं सुनाऊंगा, टाइम हो रहा है ना। तो ये थे बिहारी कवि जो कि जयसिंह के दरबारी कवि थे। इसके बाद मैं लिखूं तो एक हमारे कुलपति मिश्र आते हैं, एक हमारे राम कवि आते हैं, और एक हमारे जो है गोपाल तेलंग आते हैं। तीन नाम हमको विशेष रूप से मिलते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे कुलपति मिश्र का नाम मिलता है, कुलपति मिश्र का नाम, है ना, कुलपति मिश्र, ठीक है, जिन्होंने कहते हैं कि 152 ग्रंथों की रचना की थी। ग्रंथ का कोई नाम नहीं मिलता ना, 152 ग्रंथों की रचना की, ठीक है, 152 ग्रंथों की रचना की, एक बात। दूसरा एक नाम मिलता है राम कवि का। कौन हुए, राम कवि हुए। राम कवि जो थे ये कुछ समय के लिए जयसिंह के दरबारी कवि रहे। कुछ समय के लिए जयसिंह के दरबारी कवि रहे, है ना, दरबारी कवि रहे, ठीक है। कुछ समय के लिए जयसिंह के दरबारी कवि रहे थे। और इन्होंने जयसिंह चरित की रचना की थी, है ना। क्या, कौन सा ग्रंथ लिखा इन्होंने, जयसिंह चरित लिखा था राम कवि ने, ठीक है,
जयसिंह चरित लिखा, जयसिंह चरित लिखा था। ठीक है। इसके अलावा एक नाम जो मिलता है वो हमें मिलता है गोपाल तैलंग का नाम, जिसने जय चंपू लिखा। ठीक है, गोपाल तैलंग, गोपाल तैलंग, इसने क्या लिखा? गोपाल तैलंग ने जय चंपू लिखा, जय चंपू। ठीक है, जय चंपू की रचना की थी। ठीक है, ये नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जय चंपू कई बार इस प्रकार से पूछ लेते हैं ना, जय चंपू किसने लिखा? तो गोपाल तैलंग ने लिखा है, ध्यान रखना। इसने एक काशी से एक कवि बुलाया था जिसका नाम था पंडित जगन्नाथ, है ना। ठीक है, 5वें नंबर पे मैं लिख सकता हूं, पूरा ही लिख देता हूं। काशी से जयसिंह ने पंडित जगन्नाथ को बुलाया, जगन्नाथ को बुलाया था। ठीक है, बुलाया था। ये जो जगन्नाथ था, इसने गंगा लहरी व रस गंगाधरी की रचना की थी, है ना। इसने कौन कौन सी लिखी? गंगा लहरी व रस गंगाधरी का लेखक था, है ना। रस गंगाधरी का लेखक था। ठीक है, गंगा लहरी व रस गंगाधरी का लेखक था, और इसने संस्कृत विद्यालय भी स्थापित करवाया था जय आमेर में। ठीक है, तो सॉरी, ये था हमारे मिर्जा राजा जयसिंह, और इनका पूरा इतिहास हमने पढ़ लिया। इनसे परे कोई सवाल नहीं जाएगा लगभग, आप निश्चिंत रहना और बढ़िया से इसको तैयार कर लेना। ठीक है, इसके समय का कुछ स्थापत्य है वो आप अपने स्तर पे देख लेना। ठीक है, तो हम अगली क्लास में सवाई जयसिंह को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।